सन 2015 की बात है। अप्सरा ब्यूटी पार्लर 6 महीने पहले ही खुला था, लेकिन इसकी गिनती दिल्ली के सबसे मशहूर मेकओवर पार्लर में होनी शुरू हो गई थी। पार्लर की मालकिन श्वेता तिवारी को लोग मेकओवर का भगवान मानने लगे थे। धीरे से पार्लर का दरवाजा खुला। श्वेता ने देखा कि एक सांवली लड़की, जिसके चेहरे पर काफी पिंपल्स हैं, अंदर आ रही है। वेलकम डियर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। तुम्हारी स्किन का तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन तुम अब फिक्र मत करना। मैं तुमको इतना खूबसूरत बना दूंगी कि जितने लड़कों ने भी आज तक रिजेक्ट किया होगा वो सारे तुम्हारे कदमों में होंगे। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। पैसे चाहे जितने लगे मैं आपको ज्यादा ही दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस बदसूरती से निजात दिला दीजिए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस 1 महीने का ट्रीटमेंट है। तुम कल शाम 5 बजे के बाद यहाँ आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है मैम। अगले दिन निशा पार्लर पहुंची। क्लोज योर आईज माय डियर। निशा ने जैसे ही आंखें बंद की तो उसने निशा की आंखों पर कुकुम्बर के स्लाइस रख दिए। फिर उसने चेयर को पकड़ा, एक कमरे में ले गई। निशा, अपनी आंखें मत खोलना, वरना आंखों में जलन होने लगेगी। एंड डोंट आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। निशा अब चुप ही रही। श्वेता ने फ्रिज खोला और उसके अंदर से एक जार निकाला। लिक्विड के अंदर एक मेकअप ब्रश डुबोया और उसके बाद उस लिक्विड को उसने निशा के फेस पर लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में निशा का पूरा चेहरा खून सा लाल हो चुका था और श्वेता के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान छलक आई। अभी आधे घंटे के लिए तुमको ऐसा ही रहना पड़ेगा। चाहो तो सो भी सकती हो, लेकिन आंखें बिल्कुल नहीं खोलना। ओके मैम। श्वेता वहां से चली गई और उस कमरे में निशा बिल्कुल अकेली थी। निशा को इतनी देर आंखें बंद करने से नींद आ चुकी थी। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ी है, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी उसको 2 आंखें लाल लाल चमकती हुई नजर आई। कौन है वहाँ? ये सुनते ही एक बेहद भयानक लड़की उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। निशा चीखती हुई अचानक से जाग उठी और श्वेता अंदर आ गई। क्या हुआ डियर, आप ऐसे क्यों चिल्लाई? निशा कुछ बोल नहीं रही थी। अभी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इस अजीब कमरे में कैसे आ गई। चलो, आधा घंटा हो चुका है, आओ तुम्हारा फेस वॉश करवा दूं। रीना ने निशा का फेस वॉश किया और उसने अपना चेहरा मिरर में देखा तो उसको काफी फर्क नजर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम रिजल्ट से खुश हो। हाँ मैम। ये तो पहला दिन है, अभी तुम्हें 29 डेज और आना है। बिल्कुल गैप नहीं करना। थैंक यू मैम, बाय। निशा वहां से चली गई। उस दिन के बाद कई दिन गुजरे और धीरे धीरे 1 महीना निकल गया। आखिरी दिन भी श्वेता ने निशा के साथ वैसा ही किया। जब श्वेता उसको आईने के सामने ले गई तो अपना गोरा रंग और चमकता साफ सुथरा चेहरा देखकर निशा हैरान रह गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वाकई में मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मैं इतनी खूबसूरत हो सकती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है निशा। अब एक बात सुनो, मैं ये ब्रेसलेट तुमको दे रही हूँ, इसको मेरा आशीर्वाद समझना। श्योर मैम, थैंक यू। जब वो घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। फिर क्या था, इश्मित नाम का एक लड़का उसे देखने घर आया और देखते ही उसका दीवाना हो गया। उसके बाद निशा की शादी हुई और वो अपने ससुराल आ गई। निशा, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन मोहिनी के अलावा और कोई नहीं है। तुम उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझना। हाँ इश्मित, अब यही मेरा परिवार है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी तो उसे वही लड़की उसके पीछे खड़ी नजर आई जिसे उसने सपने में देखा था। क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं। निशा को अब हर जगह वो लड़की नजर आ रही थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो किसी भी तरह से इन सब से अपना ध्यान हटाना चाहती थी। भाभी, मैं सोच रही हूँ आज भैया और मेरा फेवरेट चिकन काली मिर्च बनाऊं। आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, आपका टाइम भी पास हो जाएगा। निशा उसके साथ किचन में गई। मोहिनी ने उसको प्याज काटने का काम दिया और खुद गैस कढ़ाई पर रख दी। निशा धीरे धीरे प्याज काट रही थी। तभी वो लड़की ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अचानक वो निशा के शरीर में समा गई। भाभी, आर यू ओके? तभी निशा ने झटके से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब तरह का गुस्सा था और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। निशा उसके करीब पहुंची और उस पर छुरी से हमला करने लगी। एक कट उसके हाथ पर लगा और दूसरा उसके कंधे पर। मोहिनी अपने हाथ को पकड़े हुए वहां से भाग निकली। निशा छुरी पर लगे उसके खून को चाटने लगी। मोहिनी सीधा घर के बाहर आकर रुकी। उसकी कलाई और कंधे से खून निकल रहा था। उसने तभी इश्मित को कॉल लगाया। भैया, भैया, आप कहाँ हो? क्या हुआ छोटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? भैया, भाभी को पता नहीं क्या हो गया है। उन्होंने छुरी से मुझ पर हमला भी किया। क्या? आप जल्दी से आ जाइए। इश्मित उसी टाइम ऑफिस से निकल गया। वो घर पहुंचा तो देखा कि मोहिनी बाहर खड़ी थी। उसने मोहिनी को पीछे रहने के लिए कहा और घर के अंदर चला गया। निशा अब किचन से निकल चुकी थी। इस्मित डार्लिंग, आओ ना यहाँ। निशा, ये क्या हो गया है तुम्हें? अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर वो तेजी से उसकी तरफ भागी। इश्मित ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। उसी रात ठीक 12 बजे घर के पीछे साफ मैदान में एक तांत्रिक बैठा था और निशा एक गोल घेरे के अंदर थी। कौन है तू? क्या चाहती है इस लड़की से? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? उसने एक भस्म निशा पर फूंकी। बता कौन है तू और क्यों इस लड़की के पीछे पड़ी है? मेरा नाम मेघना है। मैं मेरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अभी मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन मेरा शराबी बाप मुझे बोझ समझता था। मुझे बहुत मारता था और मेरी माँ को भी मेरी तरफ से बोलने नहीं देता था। एक दिन श्वेता मेरे घर आई। इतनी खूबसूरत बच्ची है आपकी और आप इस गांव में इसका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो क्या करूं? इसे विदेश भेज दूं क्या? मैं इस लड़की को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। अपने पार्लर में इसको रखूंगी और काम सिखाऊंगी। इसकी स्टडी करवाऊंगी। मेरे बाप ने मुझे श्वेता को सौंप दिया। श्वेता मुझे शहर लाई और अपने पार्लर में रखा। जब मैं सो जाती थी तो वो मेरे सिरहाने बैठकर जादू टोना किया करती थी। उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मेरा खून निकालकर उसको एक बड़े बर्तन में कर दिया। मेरी जान जा चुकी थी। वो हर बदसूरत लड़की के चेहरे पर मंत्रों का जाप करते हुए मेरे खून का लेप लगाती। उसने मेरे खून में ऐसी भस्म मिला रखी है जिससे कि वो कभी नहीं जमता। मुझे इतना ही समझ आया कि वो मेरी खूबसूरती काले जादू के जरिए बांट रही है। जिस भी लड़की ने मेरा खून इस्तेमाल किया है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए वो हर लड़की की कलाई पर रुद्राक्ष पहना देती है, जिससे मैं उसके करीब नहीं आ पाती। तेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। बता, तेरी लाश कहाँ है? नहीं बताऊंगी। इस लड़की को मरना पड़ेगा।
ये सुनकर तांत्रिक ने निशा के सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने इश्मित से कहा, इसकी लाश पार्लर के पीछे एक पौधे के नीचे दफन है, उसे निकाल कर जला दो, इसे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा इश्मित। ये सुनकर इश्मित तुरंत वहां से भाग निकला। वो जल्द ही पार्लर पहुंच गया। उसने वहां तुलसी का पौधा देखा। उसने उस पौधे को निकालकर दूसरी जगह रख दिया और फिर उस जमीन की फावड़े से खुदाई करने लगा। इस तरह निशा घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं निकल पा रही थी। तांत्रिक, तू मुझे कभी खत्म नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर मेघना की आत्मा ने निशा का शरीर छोड़ दिया और उड़ती हुई वहां से गायब हो गई। तभी निशा को भी होश आ गया। आप कौन है बाबा, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अब तांत्रिक ने निशा को सब कुछ बता डाला और कहा, वो इश्मित को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी जान को खतरा है। नहीं, मैं इश्मित को कुछ नहीं होने दूंगी। कौन है? उसने देखा कि मेघना की आत्मा भयानक अवतार में उसके सामने खड़ी है। उसने इश्मित को जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़ गई। अगले ही पल निशा भी वहां पहुंच गई। उसने देखा कि मेघना की आत्मा इश्मित के सीने पर बैठी उसको चोट पहुंचा रही है। इश्मित, निशा, भाग जाओ यहाँ से। तभी मेघना ने निशा की तरफ देखा और निशा सहम सी गई, लेकिन उसने अपने डर पर काबू करते हुए लाश की तरफ कदम बढ़ाए और उस पर घासलेट छिड़का। नहीं। मेघना की आत्मा इश्मित के ऊपर से उठी और निशा की तरफ भागी। निशा ने माचिस उठाई और तिली जलाने लगी। मेघना की आत्मा हवा में उड़ती हुई तेजी से उसके पास आ रही थी। वो अभी कुछ ही कदम की दूरी पर थी कि तिली जल गई और निशा ने झट से वो तिली लाश के ऊपर फेंक दी। ऐसा करते ही मेघना का अस्तित्व खत्म होने लगा। एक ही मिनट के अंदर मेघना की आत्मा धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। शांतिपुर नाम के एक कस्बे में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा का आधा चेहरा जला हुआ था, इसलिए वो हमेशा आधे चेहरे को छुपाकर घर से बाहर निकलती थी। अरे वो देख, अधजली मीरा मंदिर जा रही है अपने राधे श्याम की पूजा करने। इसका पूरा चेहरा कभी ना कभी तो मैं देख कर ही रहूंगा। ये शबाना ब्यूटी पार्लर जाती है। शबाना ब्यूटी पार्लर वालों से पता करना पड़ेगा कि इसका चेहरा कैसा है। राहुल और प्रदीप धनी व्यापारियों के बेटे थे। वे अक्सर मीरा को तंग किया करते। मीरा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपने रास्ते चली जाती। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। शाम को 3 से 6 शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। बेटा छतरी लेके जा, बहुत बादल है। छतरी का काम नहीं है माँ, छतरी कहाँ लिए घूमूंगी। मीरा उस शाम जब एग्जाम देने के बाद कॉलेज से बाहर निकली तो जोरदार बारिश होने लगी। उसे कुछ घंटे एक दुकान में रुकना पड़ा। रात में जब बारिश रुकी तो मीरा अपने घर की तरफ बढ़ी। सड़कों पर पानी भरा हुआ था, इसलिए सड़कें सुनसान थीं। अचानक मीरा को किसी ने छोटा सा पत्थर फेंक कर मारा। कौन है वहाँ? मीरा तेजी से आगे बढ़ने लगी, तभी अचानक राहुल और प्रदीप उसके सामने आ गए। आज हम तेरा पूरा चेहरा देखेंगे। उधर मीरा की माँ मीरा का इंतजार कर रही थी। मीरा कई घंटे बाद घर लौटी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। क्या हुआ बेटी, इतनी देर कैसे हो गई? मीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उधर राहुल और प्रदीप देर रात अपने घर पर शराब पी रहे थे। ऐसा भयानक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, भविष्य में भी नहीं देखेगा। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब इतनी रात में कौन आ गया?
राहुल दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करके दोबारा सोफे पर बैठ जाता है। लगता है कोई बच्चा होगा। तभी कोई फिर दरवाजा खटखटाता है। इस बार मैं जाता हूँ। प्रदीप दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर मुंह ढाके और हाथ में मशाल लिए एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने अपने भयानक पंजों से प्रदीप का गला पकड़ लिया और मशाल से उसका मुंह जलाने लगी। राहुल दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रदीप का चेहरा जल रहा है और आसपास कोई नहीं है। कौन था? किसने तेरे आग लगाई? पता नहीं, शायद कोई चुड़ैल थी। अब जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चल, मेरा चेहरा जला जा रहा है। राहुल कार निकालता है और प्रदीप को हॉस्पिटल लेकर जाता है। राहुल ने देखा कि सड़क पर कोई औरत लेटी हुई है। अरे कौन लेटा है? उठ जाओ, मुझे अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाना है, देर हो रही है। लेटी हुई औरत पर कोई असर नहीं होता। राहुल गाड़ी से उतरता है और औरत के पास जाता है। तभी रोड के दोनों तरफ से 4 भूतनियां आती हैं। चारों भूतनियां औरत की साड़ी में आग लगा देती हैं। औरत राहुल के पीछे भागती है। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है राहुल? राहुल भागता हुआ जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी ऊपर से अचानक एक भयानक चेहरा उसके सामने लटकता है। भूतनी राहुल के बाल पकड़ती है और उसका चेहरा जला देती है। अरे मर गया रे, मर गया। राहुल कार की तरफ भागता है और तेजी से कार ड्राइव करते हुए चला जाता है। अगले दिन प्रदीप के पिता हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तुम दोनों के चेहरे को किसने जलाया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुंह में जबान नहीं है क्या? किसने किया तुम्हारा यह हाल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। हमने कल मीरा का चेहरा देखने की कोशिश की थी, उसके बाद से न जाने कौन हमारे पीछे पड़ गया है। प्रदीप के पिता मीरा के घर पहुंचते हैं। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे और इसके दोस्त का चेहरा जलाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस रात जब मैं कॉलेज से लौट रही थी तो राहुल और प्रदीप ने जबरदस्ती मेरा चेहरा देखने की कोशिश की। वे मेरा दुपट्टा छीनने लगे। तभी मैंने खुद ही अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया और उन्हें अपना चेहरा दिखा दिया। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मुझे खुद को लेकर कोई अफसोस नहीं। अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर उनके चेहरे किसने जलाए? मैं नहीं जानती। प्रदीप के पिता एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उन्हें राहुल और प्रदीप के पास लेकर जाते हैं। कोई आत्मा इन दोनों का पीछा कर रही है, सावधान रहना होगा। राहुल और दीपक की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रदीप घर जाते ही सो गया। रात के 2 बजे उसकी आंख खुली। उसके बिस्तर के चारों ओर 4 चुड़ैल हाथ में मशाल लिए और मुंह ढाके खड़ी थीं। चुड़ैलों ने प्रदीप के बिस्तर पर आग लगा दी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। प्रदीप बिस्तर से कूदा और खिड़की से कूदकर सीधे राहुल के घर की ओर भागा। राहुल उसे सड़क पर ही मिल गया। क्या तुम्हारे बिस्तर पर भी किसी ने आग लगा दी? हाँ। दोनों भागते हुए शबाना ब्यूटी पार्लर पहुंच गए। ब्यूटी पार्लर अभी भी खुला हुआ था। क्या कोई है? हमारी मदद करो। हेलो, क्या कोई है? यहाँ पर कोई है? तुम कौन हो? मैं वैशाली हूँ। 50 सालों से मेरी आत्मा इस कस्बे में भटक रही है। मैं भी मीरा की तरह आधी जली हुई थी। उस समय ये कस्बा गांव था। एक दिन जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो तुम्हारे जैसे कुछ छिछोरों ने मेरा चेहरा जबरदस्ती देखने की कोशिश की और जब मैंने चेहरा नहीं दिखाया तो उन्होंने मुझे उठाकर कुएं में फेंक दिया। मुझे तैरना नहीं आता था और मैं डूबकर मर गई। भूतनी ब्यूटी पार्लर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और ब्यूटी पार्लर में आग लगा देती है। राहुल और प्रदीप अंदर चिल्लाते रह जाते हैं, बचाओ, बचाओ।
एक बार की बात है, एक गांव में बंटी नाम का किसान अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। आ गए खेत से? आज तो आपके कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं। हाँ, आज खेत में बहुत काम था। अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज नींद आ रही है। रात में जब बंटी और पुष्पा सो रहे थे तो अचानक उन्हें किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। बाहर कोई गाना गा रहा था। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बारिश में पी लेने दो, शराब दो, दरवाजा खोलो, शराब दो। पुष्पा, आज क्या तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया? लगता है गांव में फिर वही देवदास चुड़ैल आई है। जल्दी जाओ, दरवाजा बंद करके आओ। पुष्पा उठकर दरवाजा चेक करने जाती है, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद था। पुष्पा दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। पड़ोसी के घर से चुड़ैल की भयानक आवाज आ रही थी। लगता है पड़ोसी ने अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया था। चुड़ैल उन्हीं के घर में घुस गई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम चुड़ैल की समस्या से कब मुक्त हो पाएंगे। सरपंच जी कुछ करते ही नहीं। तभी अचानक चुड़ैल बंटी के घर का ही दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा खोल, शराब दे। देख, तेरे पड़ोसी ने शराब नहीं दी और मेरे कहने पर नाच करके नहीं दिखाया। मैंने उसकी गर्दन काट दी। अब जल्दी आ और शराब दे। पुष्पा, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो हमारे घर आ गई। आप डरिए मत, मैंने एक शराब की बोतल इमरजेंसी के लिए खरीद कर रखी थी। पुष्पा दरवाजे के नीचे से शराब की बोतल खिसका देती है। तब चुड़ैल बोतल लेकर चली जाती है। सुबह बंटी के पड़ोस के घर में मातम छाया हुआ था। चुड़ैल ने मेरे बेटे और बहू को मार डाला। अब कौन मुझे न्याय दिलाएगा? वो नाश पिटी चुड़ैल मेरे बेटे बहू को खा गई। बंटी और गांव के कुछ आदमी सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे कब तक हम उस देवदास चुड़ैल का अत्याचार सहते रहेंगे? गांव के लोगों को अपने अपने घर शराब की बोतलें रखनी पड़ती हैं। हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हम शराब की बोतल कैसे खरीदें? चिंता मत करो, आज रात उस चुड़ैल को हम मार डालेंगे। सब लोग रात में 12 बजे अपनी अपनी मशालें जलाकर चौपाल पर इकट्ठा हो जाना। उस रात गांव के लोग सोए नहीं और आधी रात को मसाले लेकर चौपाल पर आ गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मेरी रक्षा करना। अभी तो भूतनी आई भी नहीं, अभी से तुम्हारी पतलून गीली होती जा रही है। गांव के लोग डरते डरते आकृति की तरफ बढ़ते हैं। अरे, ये तो चुड़ैल नहीं, ये तो गांव का शराबी भोला है। तभी कहीं दूर से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! गांव वाले जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में दौड़ते हैं। चुड़ैल ने 2 औरतों की गर्दन पकड़ रखी थी। नाच कर दिखाओ। हमें नाचना नहीं आता, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। नाच कर दिखाओ वरना गला घोट दूंगी। हमें क्या करना चाहिए? क्या पूरे घर को आग लगा दें? नहीं, घर के अंदर 2 औरतें भी हैं। अगर हमने पूरे घर को आग लगाई तो वो दोनों भी मारी जाएंगी। ऐसा करते हैं, पहले हम उस चुड़ैल को डराते हैं। सुनो चुड़ैल, यहाँ से चली जाओ वरना हम घर में आग लगा देंगे और तुम जलकर राख हो जाओगी। लगा दो आग। मेरी जिंदगी में तो 40 साल पहले ही आग लग चुकी है। ऐसा कहकर चुड़ैल उन औरतों को छोड़कर गायब हो जाती है। काका, 40 साल पहले इस गांव में जो घटनाएं हुई हैं, हमें उनके बारे में पता करना चाहिए। शायद उस चुड़ैल के बारे में कुछ पता लग जाए। हमारे गांव में कोई इतना बुजुर्ग आदमी नहीं है जो 40 साल पहले हुई घटनाओं की जानकारी दे सके। काका, पड़ोस के गांव में एक 100 साल से ऊपर का आदमी रहता है, शायद वो कुछ जानता हो। बंटी और सरपंच उस बुजुर्ग आदमी से मिलने जाते हैं।
वो बुजुर्ग आदमी को देवदास चुड़ैल के बारे में सारी बात बताते हैं। देवदास चुड़ैल, हाँ मुझे याद आया। 40 साल पहले की बात है। गांव में श्यामदास नाम का एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसकी बेटी एक नीची जाति के लड़के से प्यार करती थी। जब जमींदार को ये बात पता लगी तो उस जमींदार ने लड़के को मरवा दिया, क्योंकि अगर जमींदार की लड़की नीची जाति के लड़के से शादी कर लेती तो जमींदार की नाक कट जाती। लड़के के मरने के बाद वो लड़की शराबी बन गई, गली गली भटकने लगी और फिर कहीं गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। जमींदार भी गांव छोड़कर चला गया। मुझे लगता है ये उसी लड़की की आत्मा है जो चुड़ैल बनकर तुम लोगों को परेशान कर रही है। वो चुड़ैल प्रेम की भूखी है, उससे प्यार से बात करो। काका, आज रात मैं अकेले ही चुड़ैल से बात करूंगा। हालांकि मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूंगा। बंटी उस रात अकेला ही चौपाल पर बैठा रहा। फिर चुड़ैल उसके पास आई। मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन उसके लिए हम गांव वालों को परेशान मत करो। गांव में कोई भी लड़का या लड़की किसी से भी प्रेम करेगा तो हम उनकी शादी कराएंगे। हम अपने गांव में जाति भेद भी नहीं रहने देंगे। अगर दो लोग आपस में प्रेम करते होंगे तो उनकी जाति देखे बिना उनकी शादी कराई जाएगी। काश 40 साल पहले भी लोग इतने ही समझदार होते तो मुझे चुड़ैल बनकर इस तरह भटकना नहीं पड़ता। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। मैं तुम पर भरोसा करके इस गांव से जा रही हूँ। ध्यान रखना, जैसी मेरी हालत हुई है वैसी किसी और की ना हो। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।